जीन पढ़ा दिया था? अच्छा ठीक, ओके थैंक यू। हाँ ठीक ठीक, समझ गया समझ गया। तो आज का जो डीएनए हो गया था, आरएनए, ठीक है। तो अब देखिए, जो डीएनए था, कल मैंने बताया था कि डीएनए हमारे आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। सिंड्रोम जन्मजात होता है क्या? ये डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस ये होता है, फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटा छोटा पार्ट, और डीएनए का पूरा अपनी कॉपी बन जाना डीएनए डुप्लीकेशन कहलाता है या फिर रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक। तो डीएनए को हमने बताया था कि ये हमारे आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, और जितने भी हमारे आनुवंशिक गुण हैं वो एक तरीके से आनुवंशिक कोड के तौर पर कहां रहते हैं? आपके डीएनए में। डीएनए में शरीर की सारी प्रोटीन को बनाने की सूचना होती है, और ये जो सूचना होती है डीएनए में वो आनुवंशिक कोड के रूप में होती है, जेनेटिक कोड के रूप में होती है। और इसी जेनेटिक कोड को वो क्या करता है? आरएनए के पास भेजता है, और आरएनए में हर प्रकार के एंटी कोड होते हैं, ठीक है ना। बस आप ऐसे समझिए कि ताला है और चाबी है, ठीक है ना। ताला बड़ा होता है, चाबी छोटी होती है। तो ताले की जो अंदर की डिजाइन होती है, जो कटिंग होती है, उसी कटिंग का अपोजिट कटिंग आपके चाबी में होता है। तभी तो आप ताला जब चाबी जब डालते हो, ताले में घुमाते हो, तो ताला पे क्या होता है? खुल जाता है। तो ताला क्या हो गया? डीएनए, ठीक है ना। चाबी क्या हो गया? आरएनए। अब जब ये दोनों घूमता है तो क्या होता है? ताला खुल जाता है, यानी प्रोटीन बन जाता है। क्लियर? तो जो डीएनए होता है हमारा, देखिएगा कि मान लीजिए ये इस टाइप में ये मैं बना रहा हूं, ये, ठीक है। और कल मैंने बताया था आपको कि डीएनए का जो छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट जो फंक्शनल पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं जीन। और जीन ही क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन को बनाता है। और प्रोटीन बनाने का मतलब कोई ना कोई कैरेक्टर बनाना, कोई ना कोई गुण बनाना। तो मान लीजिए कि, और फिर यह भी बताया था कि एक जीन में कम से कम 3 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, है ना। तो मान लीजिए यही 3 नाइट्रोजन क्षार है, ए, टी और जी, ये। और इसी एटीजी, मान लीजिए कि ये एटीजी आपके शरीर में स्किन बनाने वाली प्रोटीन है, त्वचा बनाने वाली प्रोटीन का जो कोड है वो यही है, एटीजी। अब ये है किसमें? डीएनए में। तो डीएनए में अगर ये है तो इस कोड को, एटीजी कोड को डीएनए कहां भेजेगा? आरएनए के पास। तो आरएनए में क्या होता है? इस सभी डीएनए में जितने भी कोड होते हैं, आरएनए के पास सभी कोड का एंटी कोड मौजूद होता है। तो जैसे ही ये कोड आरएनए के पास जाता है, आरएनए के पास इस कोड का एंटी कोड मौजूद होता है, तुरंत इस जेनेटिक कोड को पहचान कर उसी के अनुसार क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण कर देता है। कौन? आरएनए। तो अगर डीएनए नहीं भेजेगा इंफॉर्मेशन तो आरएनए प्रोटीन नहीं बना पाएगा। क्लियर? जैसे आप यहां लाइव क्लास ले रहे हो, ठीक है ना, पढ़ा कौन रहा है? हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन पढ़वा कौन रहा है? चाणक्य इंस्टीट्यूट। इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? चाणक्य इंस्टीट्यूट। तो चाणक्य इंस्टीट्यूट क्या हो गया? डीएनए, ठीक है ना। हम क्या है? चाणक्य के छोटे से पार्ट है, बहुत सारे टीचर हैं। तो हम जो छोटे से पार्ट हैं वो क्या हो गए? जीन हो गए। और हमारे अंदर 3 नाइट्रोजन क्षार है, एटीजी। क्लियर?
डीएनए के तौर पे चाणक्य ने हमको आदेश दिया, हम यहां आए और आपको हम पढ़ाए, यानी कि प्रोडक्ट क्या हो गया, बना। क्लियर? तो यही काम करता है डीएनए। डीएनए के पास वो सारी सूचनाएं होती हैं, सारे प्रोटीन के निर्माण की सूचना होती है। तो डीएनए उन्हीं सूचनाओं को कहां भेजता है, आरएनए के पास, और आरएनए उन्हीं सूचनाओं के अनुसार जैसी सूचना होगी वैसी प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्लियर? तो आरएनए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, प्रोटीन का निर्माण करना, लेकिन खुद से नहीं, किसके निर्देशन में, डीएनए के निर्देशन में। क्लियर? तो अब ये जो आरएनए होता है, इसकी जो संरचना होती है वो एग्जैक्ट डीएनए की तरह होती है। डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना, लेकिन आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि डीएनए एक तरीके से दोहरे आवरण, लेकिन आरएनए कैसा होता है, सिंगल आवरण। तो संरचना में तो आपका ये अंतर है। दूसरा, नाइट्रोजन क्षार में अंतर है। जब आपको एटीजीसी बताया था डीएनए में, एटीजीसी, ए किसके साथ जुड़ता है, टी के साथ, और जी किसके साथ जुड़ता है, सी के साथ। ठीक है, तो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो आरएनए में क्या होता है, इसी थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। बस दो अंतर होते हैं। एक तो इनकी संरचना एकल होती है आरएनए की, और दूसरी जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार में आरएनए में थायमिन के स्थान पर आपका होता है यूरेसिल। ठीक है, अब आरएनए का जो आरएनए, अब डीएनए कहां होते हैं, केंद्रक में, लेकिन आरएनए आपके कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, और आरएनए का मेन काम होता है आपके प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, तो डिफरेंस अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें, तो डीएनए में पहला डिफरेंस, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है सुगर, और आरएनए में राइबोज सुगर होता है। ये न्यूक्लिक अम्ल के समय हमने बताया था। डीएनए में थायमिन होता है, आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं होते। ठीक है, क्लियर? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपके डीएनए में और आरएनए में। तो आरएनए का मेन काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, यानी डीएनए के दिशा निर्देशानुसार आरएनए क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। और आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं आरएनए की, अगर हम टाइप देखें तो एक होता है आरआरएनए, टीआरएनए, या पहले एमआरएनए, क्रम से एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, ठीक, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं आपकी कोशिकाओं में। पहले को हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि ये बहुत कम होता है, टोटल आरएनए का 5 से
10% भाग होता है मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए बहुत कम समय तक क्या करता है, जीवित रहता है। ये प्रोटीन जो बनता है, जो डीएनए का जो जिससे अमीनो अम्ल बनता है, ये उसको चुनने में मदद करता है, ठीक है ना। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, डीएनए से अमीनो अम्ल को इंडिकेट करने में या चुनने में मदद करता है। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए। अब जिस मैसेज को उसने चुना, कौन, मैसेंजर आरएनए, अब उस मैसेज को, कौन से, प्रोटीन बनाने वाला, उस मैसेज को ट्रांसफर आरएनए कहां ले जाता है, राइबोसोमल आरएनए के पास। और राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, उस मैसेज को पढ़कर उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है ना। यानी कि जो मैसेंजर आरएनए क्या है, ये मैसेज को चूज करता है, और यहां पे मैसेज को चूज करने की बात हो गई है कि जो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन डीएनए देता है बनाने के लिए, कि इस प्रकार के प्रोटीन को आपको बनाना है, जो जेनेटिक कोड वो देता है, उसको आइडेंटिफाई करता है कौन, मैसेंजर आरएनए। उसको आइडेंटिफाई करके किसके पास भेज देता है, ट्रांसफर आरएनए के पास। अब ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, उसी मैसेज को ले जाता है, ट्रांसमिट कर देता है राइबोसोमल आरएनए के पास, ठीक है। और आपको पता है राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, उसी मैसेज को पढ़कर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार जो प्रोटीन के निर्माण की अमीनो एसिड, कई अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए फाइनली क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आरएनए का मेन काम क्या है, आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण करना। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं, कुछ विषाणु ऐसे होते हैं, जो जिनके अंदर जो आरएनए होता है, ये आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करते हैं, ठीक। हमारे अंदर जो आरएनए है वो सिर्फ प्रोटीन का निर्माण करता है, और जो विषाणु होते हैं, सारे नहीं, कुछ विषाणु ऐसे होते हैं, आरएनए का काम है प्रोटीन का निर्माण करना डीएनए के दिशा निर्देशानुसार, ठीक है। तो अब जो आरएनए होता है, ये तो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है, लेकिन कुछ विषाणु होते हैं, उनके अंदर ये आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। जैसे टोबैको मोजैक वायरस, रिट्रोवायरस, ठीक है। और अभी अगर हाल में देख लो तो कोरोना वायरस, इनका आनुवंशिक पदार्थ क्या है, आरएनए, ठीक है। तो जो आरएनए होता है हमारे अंदर प्रोटीन बनाता है, लेकिन कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। और एक चीज समझ जाइए, जिस विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, वह मानव के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं, यानी कि मानव में वो गंभीर रोग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जिनका भी आनुवंशिक पदार्थ वायरस होता है, चाहे आप कोरोना वायरस देख लो, चाहे आप एचआईवी वायरस देख लो, जितने भी, जिस वायरस का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, वह ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। क्लियर? तो इतनी चीजें तो थी हमारी डीएनए और आरएनए में। तो आरएनए को बस यही समझ लीजिएगा कि आरएनए में जो डिफरेंस हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर मैं डिफरेंस बता दे रहा हूं आपको कि डीएनए में, मैं लिख ही दे रहा हूं ना तो बोर्ड पे, क्योंकि डिफरेंस क्वेश्चन आता है। फर्स्ट डीएनए, सेकेंड आरएनए, है। तो पहला पॉइंट, डीएनए में जो शुगर होता है वो कैसा होता है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर, क्लियर। लेकिन जो आरएनए में शुगर होता है वो कैसा होता है, राइबोज शुगर।
क्लियर? बताया था जब न्यूक्लिक एसिड बताया था आपको। दूसरा, अगर हम अंतर देखें तो जो डीएनए होते हैं, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। क्लियर? आरएनए में क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। क्लियर? तीसरा, ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं और ये कैसे होते हैं? स्टैंडर्ड होते हैं, यानी ये दोहरे आवरण वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं? सिंगल आवरण वाले। चौथा, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डीएनए ये मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? मुख्यतः न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सॉरी, ये दूसरा है और ये तीसरा है, चौथा। लेकिन जो आरएनए होते हैं ये आपके केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा डीएनए और आरएनए का। तो डीएनए हमारा क्या है? आनुवंशिक पदार्थ, देखा हम लोगों ने। और आरएनए क्या है? हमारा प्रोटीन निर्माण का स्थल। डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं और आरएनए उसी सूचनाओं के आधार पर क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ठीक है, ओके सर। नहीं, देखिए जो आरएनए था वो 3 प्रकार का था। एक मैसेंजर आरएनए, दूसरा आपका ट्रांसफर आरएनए और तीसरा आपका राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? डीएनए से मैसेज को आइडेंटिफाई करता है, चूज करता है। ठीक है, उसको पहचानता है कि कौन से प्रोटीन को बनाना है। ठीक, अब उस मैसेज को पहचान कर वो कहां दे देता है? ट्रांसफर आरएनए के पास। ट्रांसफर आरएनए उस मैसेज को कहां भेज देता है? राइबोसोमल आरएनए के पास। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? उस मैसेज को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन का निर्माण करता है। इतना काम करता है आपका राइबोसोम। नहीं समझे तो फिर मैं समझा रहा हूं और समझ लो, है ना। अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूं, इसमें भी आप समझ जाओगे। आपकी मोबाइल है यार, सबके पास है आजकल तो, सबके पास 2-2 मोबाइल है, 4-4 नंबर है। एक नंबर विशेष पर्सन के लिए रखते हैं लोग, है ना। जब जरूरत होती तो मोबाइल में लगा लेते हैं, फिर बाकी निकाल देते हैं, कवर के नीचे लगा के रखते हैं, है? आपका मोबाइल, आपके मन में थॉट आया कि हम अपने दोस्त को हंसाएं, ठीक है, व्हाट्सएप खोल लिया, तो जो थॉट आया वो डीएनए, है ना। जो थॉट आया वो डीएनए। अगर आपके अंदर बहुत सारी दिमाग में आ रहा तो उसमें से एक चीज आपने कोई भी इमोजी चूज कर लिया, तो चूज कर लिया तो वो क्या हो गया? मैसेंजर आरएनए। अब वो अपने स्क्रीन पे ले आए, ये काम कौन? मैसेंजर आरएनए। क्लिक का बटन दबाया, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर चला गया, कौन ले गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वो क्या हो गया? ट्रांसफर आरएनए। क्लियर? अब उनके मोबाइल पर वही मैसेज गया और उन्होंने पढ़ा और हंस दिया, प्रोडक्ट बन गया। तो राइबोसोमल आरएनए क्या हो गया? सेकंड मोबाइल हो गया ना। अब शायद समझ गए होंगे। मैसेंजर आरएनए मैसेज को चूज करता है, ट्रांसफर आरएनए उसको
ले जाता है और राइबोसोमल आरएनए उसी को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट यह है कि जो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, यही तो होता है एटीजीसी डीएनए में। लेकिन आरएनए में मैंने बताया था कि थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। सिर्फ ये डिफरेंस है। 4 डिफरेंस है आपके डीएनए और आरएनए में। चौथा जो डिफरेंस है, इससे अक्सर क्वेश्चन बनता है कि डीएनए सामान्यतः न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो आरएनए होता है ये कोशिका द्रव्य में भी होते हैं और आपके केंद्रक में भी होते हैं। ठीक है। तो इतने तो डिफरेंस थे आपके किसमें, डीएनए और आरएनए में। अब साइटोलॉजी का एक थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पार्ट शायद भी किया होगा आप लोगों ने, टाइम हो गया है काफी। थोड़ा सा इसका टर्मिनोलॉजी पार्ट है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। डीएनए, आरएनए, आरएनए से प्रोटीन और डीएनए से डीएनए। ठीक। डबल का मतलब दोहरी झिल्ली और सिंगल का मतलब एकल झिल्ली। ठीक। जैसे डीएनए को देखा ना आपने, डीएनए ये क्या था, डबल स्टैंडर्ड, एक स्टैंड ये, एक स्टैंड ये। तो आरएनए में क्या होता है, एक ही स्टैंड होता है, डबल स्टैंड नहीं होता। ठीक। और वो जो आरएनए डीएनए का डिफरेंस जो लिखा है ना, वो ह्यूमन के लिए है, ये मत समझिएगा कि सभी के लिए। जैसे डीएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और क्या बोलता है, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, डीएनए के नीचे डीएनए ही है। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन या सेल्फ रेप्लिकेशन। कभी कभी जो विषाणु होते हैं, विषाणुओं में आरएनए से डीएनए भी बन जाता है। तो आरएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया। अच्छा, इसकी हिंदी जो होती है, हो गया। तो डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन।
आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन, ठीक है, और डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है डुप्लीकेशन या फिर सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक है ना। अभी आप देखे होंगे कि कोरोना का जब चल रहा है तो सब लोग न्यूज पढ़े होंगे, RT-PCR यही जांच थी ना, पढ़ा सा न्यूज में, RT-PCR, ठीक है ना। अब देखो आरटी में यहां पे क्या टर्म आ रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यही वाला टर्म, ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। RT-PCR, पीसीआर को हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए में बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि डीएनए का इतना कम सैंपल मिलता है कि उससे हम डीएनए टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, तब हम उसमें तकनीकी अपनाते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है कि इस तकनीकी में डीएनए की बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बन जाती है। सॉरी, कोरोना का नाम लिया, खांसी आ गई, ठीक है। तो डीएनए की बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बन जाती है। तो मल्टीपल कॉपी का बनने का मतलब डीएनए का क्लोन बनना, बहुत सारा क्लोन बनना। तो पीसीआर तकनीकी के तहत डीएनए के बहुत सारे क्लोन बन जाते हैं। तो अब क्या करते हैं हम, क्योंकि कोरोना वायरस है, उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है, आरएनए, ठीक है। हमको क्या चाहिए, डीएनए, ठीक है, हमारा आनुवंशिक पदार्थ तो डीएनए है ना, और उसके लिए जो हमको मेडिसिन बनानी होगी तो हमको तो डीएनए चाहिए ना उसका। तो अब क्या करते हैं, उस कोरोना वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लगाते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के तहत क्या होता है कि अब उस जो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए में, ठीक है। आपने देखा ना, आरएनए से किस में चला गया, डीएनए में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी तकनीकी जो आरएनए को किस में बदल देती है, डीएनए में बदल देती है। तो अब जो कोरोना वायरस हमको मिला, तो कोरोना वायरस एक तो बहुत कम अमाउंट में मिला, तो कम अमाउंट में मिलने के कारण हम उसमें क्या लगा देते हैं, पीसीआर। और कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल्स क्या है, आरएनए, और हमको क्या चाहिए, टेस्टिंग क्या करेंगे, डीएनए की। तो अब उस वायरस में हम क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अप्लाई कर देंगे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अगर अप्लाई करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, डीएनए में। इसीलिए कोरोना टेस्टिंग को हम बोलते हैं आरटी-पीसीआर, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। एनिमल सेल में भी, हाँ बिल्कुल। तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, और डीएनए की खुद की कॉपी बनाना कहलाता है सेल्फ रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन, ठीक है। अब एक टर्मिनोलॉजी और भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डीएनए, डीएनए से और आरएनए का कौन सा पार्ट प्रोटीन बना रहा था, राइबोसोमल आरएनए। तो चाहे हम राइबोसोमल आरएनए लिख दे चाहे आरएनए लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आरएनए क्या बनाएगा, आपका प्रोटीन, क्लियर, यही तो है। तो डीएनए का जो छोटा पार्ट होता है, स्मॉल फ्रेगमेंट या छोटा पार्ट, इस छोटे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जीन, क्लियर। और सभी जीनों के सेट को हम क्या बोलते हैं, जीनोम। आपके शरीर की बात हो रही, और इस जीनोम की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, जीनोमिक्स। और इस जीनोमिक्स का जो इंस्टीट्यूट है भारत में, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, वो है IGIB, न्यू दिल्ली। फुल फॉर्म है इसका इंस्टीट्यूट ऑफ
जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी। अब ये प्रोटीन बना, आपके शरीर में इस प्रोटीन के सेट को हम बोलते हैं प्रोटियोम। प्रोटियोम की जो स्टडी है वो कहलाती है प्रोटियोमिक्स, और इस प्रोटियोमिक्स का जो इंस्टीट्यूट है वो है CCMB। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। आरटीपीसीआर कोरोना टेस्टिंग की एक तकनीकी है। तो आरटी का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए से डीएनए में बदला जाता है। ठीक है। पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो डीएनए की बहुत सारी मल्टीपल कॉपी करने के लिए हम पीसीआर तकनीकी अपनाते हैं। लेकिन जो कोरोना है, कोरोना का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है, आरएनए। लेकिन हमको क्या चाहिए, डीएनए। ठीक है। हाँ, प्रोटीन का जो इंस्टीट्यूट है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है। आरएनए या आरएनए कोई फर्क नहीं है। एक्चुअली जो आरएनए के टाइप होते हैं ना, जो प्रोटीन बनाता है वो आरएनए ही बनाता है। जो प्रोटीन का सेट है, आपके शरीर में जितने भी प्रोटीन होते हैं, इन सभी प्रोटीन्स को हम बोलते हैं प्रोटियोम। ठीक है ना। सभी प्रोटीन के सेट को बोला जाता है प्रोटियोम, और इस प्रोटियोम की स्टडी होती है प्रोटियोमिक्स कहलाती है। और प्रोटियोमिक्स की जो संस्था है आपका सीसीएमबी, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की भी संस्था है। ठीक है। तो अब आरटीपीसीआर में क्या होता है, क्योंकि कोरोना का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, हमको क्या चाहिए, डीएनए। तो उसमें हम क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया अपनाते हैं। तो वो आरएनए से क्या बन जाता है, डीएनए। ठीक है। अब चूंकि बहुत कम सेगमेंट में मिलता है ये कोरोना वायरस, बहुत थोड़ा सा रहता है, तो पीसीआर अप्लाई कर देते हैं तो उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बन जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आरटीपीसीआर। अब तो बहुत सारी टेस्टिंग आ गई है, एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, और अभी फेलुदा टेस्ट जो आया है सबसे सटीक पॉइंट। ठीक है। तो ये वायरस की हम चर्चा करेंगे, तो हम एक बार और फिर डिटेल में करते हैं। हाँ, प्रोटियोमिक्स को प्रोटियोमिक्स ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जीनोम को जीनोम बोलते हैं, उसी तरह प्रोटियोम को प्रोटियोम ही बोलते हैं। भाई ह्यूमन बॉडी में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दीपक शर्मा जी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, हैदराबाद में। ठीक है। तो डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है, और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है।
एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, हैदराबाद में। ठीक है, तो डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए सेल हैं, ठीक है ना, तो जैसे हमारी और आपकी आयु निश्चित है ना, जो आया है वो एक दिन जाएगा ही। तो उसी तरीके से अगर सेल जन्म लिया, सेल बना, तो उसकी भी तो मृत्यु होगी, जन्मजात तो है नहीं। तो किसी भी कोशिका की एक निश्चित अवधि होती है और उस निश्चित अवधि के बाद, हाँ सीडीएफडी भी है, लेकिन सीडीएफडी विशेष तौर से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए है। आपकी बॉडी से कोई मतलब नहीं है, डीएनए टेस्टिंग की जाती है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए तो हमको डीएनए चाहिए ना, क्योंकि जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो है डीएनए। तो अगर हम उससे कोई दवा बनाएंगे तो हमारे डीएनए पे वो इफेक्ट ना डाले, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, डीएनए के अकॉर्डिंग दवाई बनाते हैं, आरएनए के अकॉर्डिंग हम थोड़ी दवा बनाएं। इसीलिए तो जो वायरस का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है वो हमको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन जिस वायरस का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है वो हमारे लिए डेंजरस होते हैं। सीसीएमबी में है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आईजीआईवी में नहीं। ठीक, नहीं, बस आप नाम रखिएगा आईजीआईवी, तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। अक्सर क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, डायरेक्ट लिख देता है आईजीआईवी, ठीक है ना, बट उसके साथ कुछ ना कुछ अलग रहता है। प्रोटियोम के नीचे है आपका प्रोटियोमिक्स, शायद फ्लैश जा रहा होगा तो नहीं समझ में आ रहा। प्रोटियोम को नीचे है आपका प्रोटियोमिक्स और प्रोटियोमिक्स की इंस्टीट्यूट है आपकी सीसीएमबी। ठीक, तो प्लाज्मा इसलिए लेते हैं, हाँ बिल्कुल, आरटीपीसीआर में कोरोना टेस्ट होता है। ठीक है, प्लाज्मा इसलिए लेते हैं, कोरोना की यही एक खासियत है कि उसके अंदर म्यूटेशन की प्रक्रिया तेज होती है, ठीक है ना, वो बहुत तेजी में अपना म्यूटेशन कर लेता है, अपने आप को बदल दे रहा है, इसीलिए तो उसके अगेंस्ट अभी तक दवाई नहीं बन पा रही है। ठीक है, प्लाज्मा क्यों लिया जाता है, भावना जी? हाँ सुनिए, हमारा आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ये अभी मैं ब्लड पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लाज्मा क्या है, ब्लड क्या है। एक्चुअली जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, कि जब भी आप कोई चीज अपने बॉडी में लेते हो, कोई भी चीज, यहां तक कि मैं बताऊं कि ये एक गिलास पानी है, ये, ठीक है, ये गिलास पानी है और मैंने एक बूंद पानी पिया है ना, अब ध्यान से सुनिएगा, है ना। अब कोई मैसेज अभी नहीं करेंगे, नहीं तो मैं फिर भटक जाता हूं। आपने एक गिलास पानी पिया, आपके शरीर में गया, तो हर एक जंतुओं का एक नेचर होता है कि उसके बॉडी में जो भी चीज जाती है वो तुरंत उसको बाहर निकालता है, कोई भी चीज। ठीक है, आप खाना खाते हो तो जैसे ही आप खाना खाते हो ना, शरीर उसको बाहर निकालने की तुरंत कोशिश करने लगता है और बाहर निकालने के चक्कर में पूरी डाइजेशन प्रक्रिया कर लेता है पूरा। आप बाहर से सांस लेते हो, उसको भी वो तुरंत बाहर निकालना चाहती है और उसको बाहर निकालने के चक्कर में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाता है। जैसे 21% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, आप सांस लेते हो
तो 4% तो यूज कर लेते हो, 17% तो बाहर निकाल देते हो। तो कोई भी चीज आपके शरीर में स्थिर नहीं रहती है। अब जब कोई पदार्थ आपके शरीर में जाता है तो उसके खिलाफ आपका शरीर रिएक्शन करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ क्या बना लेता है वो एंटीबॉडी। जो बाहर से पदार्थ गया उसको हम बोलते हैं एंटीजन, और उसके खिलाफ जो पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो बनाने का काम करती है वो है आपकी WBC सेल्स, ब्लड में आएगा, बताऊंगा, ठीक है। अब ठीक उसी तरीके से कोरोना वायरस आपके अंदर गया, अब चूंकि शरीर का तो भाग है नहीं वो, तो जब शरीर का नहीं भाग है तो कोरोना वायरस को आपका शरीर क्या करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो इसमें जो WBC है वो क्या करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है, और एंटीबॉडी जब बनाती है तो वो ब्लड के प्लाज्मा में रहती है तभी एंटीबॉडी। तो अगर हम प्लाज्मा को टेस्टिंग करें और प्लाज्मा टेस्टिंग में अगर वो एंटीबॉडी मिली तो इसका मतलब कि आप कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, ठीक। और अच्छी मात्रा में एंटीबॉडी मिली, तो अच्छी मात्रा में एंटीबॉडी मिली तो इसका मतलब कोरोना जो वायरस आपके अंदर आया था उसके अगेंस्ट आपने एंटीबॉडी डेवलप कर ली, यानी कोरोना संक्रमण से आप क्या हो गए, पार हो गए। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट है, ये ब्लड में आपका आएगा और ब्लड में हम इसको डिटेल में बताएंगे, है ना, थोड़ा परेशान मत होइए। अब हर एक चीज बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, लेकिन आज भी वैज्ञानिकों को एक प्रकार से कंफ्यूजन में डाला हुआ है कि क्या रीजन है कि किसी भी एनिमल्स में जब प्रेगनेंसी होती है तो वो फिक्स टाइम तक ही बॉडी में रहता है, उसके बाद बाहर निकलता है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसका जवाब आज भी साइंटिस्ट के पास नहीं है कि क्यों वो ह्यूमन बॉडी में 9 मंथ तक ही रहता है, उसको तुरंत वो शरीर से क्यों नहीं बाहर निकालने की कोशिश करता, कुछ समय के बाद ही करता है, 9 मंथ के बाद किया। तो इसका जवाब अभी भी साइंटिस्ट के पास नहीं, ठीक है, खोज जारी है, मिल भी जाएगा कभी। अब आते हैं साइटोलॉजी पे। तो ये आपका चार्ट, तो हर एक कोशिका की एक निश्चित समय के बाद, नहीं, प्रोटीन का स्मॉल पार्ट नहीं होता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटीन पूरा प्रोटीन कार्य करता है, एक प्रोटीन है तो एक काम करेगा, लेकिन जो डीएनए का छोटा पार्ट होता है तो एक जीन काम करता है, ठीक। तो जो आपका सेल होता है, सभी सेल की एक निश्चित आयु होती है, उसके बाद वो सेल क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल बोलते हैं, ठीक है। अगर इसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है। हर सेल की जो होती है एक निश्चित समय के बाद उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, तो इसको हम प्रोग्राम सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस बोलते हैं, ठीक है। नहीं, जीनोम को क्रोमोसोम नहीं बोलते हैं, क्रोमोसोम को क्रोमोसोम बोलते हैं, जीनोम को नहीं बोला जाता है। बीडीएनए के एक घुमाव में 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जबकि जेट डीएनए में 10 की बजाय 11 या फिर 12 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपके पहले चैप्टर की समाप्ति हुई, जिसका नाम है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। हर सेल की एक निश्चित समय के बाद देखो डेथ हो जाती है, तो जो निश्चित समय के बाद डेथ होती है उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस,
हर सेल की अपनी अलग अलग वो होता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी कुछ भी दिन रह सकता है और काफी लंबे दिन तक भी रह सकता है। हाँ, क्लास 9th और 10th की लेनी है, दोनों क्लास की लेनी है, 9 और 10 दोनों की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? कोशिका के भाग एवं उनके कार्य। ठीक है, कौन सी कोशिका क्या काम करती है, और उसके बाद फिर आपका डीएनए और आरएनए से क्वेश्चन आता है। और यूपीएससी में डीएनए और आरएनए से एक क्वेश्चन 100% आते हैं, 100%। ठीक है, इसमें इससे मेंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके टेक्नोलॉजी से आते हैं। ठीक, चलते हैं न्यू टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। छोटा सा टॉपिक है और हमारी खत्म भी जाना चाहिए छोटे से टॉपिक को। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से, हमेशा नहीं पूछता है। डीएनए आरएनए, आप क्वेश्चन बैंक ले लो ना अंश गर्ग जी, आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और देख लीजिए क्वेश्चन। जो आपको अभी मैंने डीएनए पढ़ाया, जो आपको अभी आरएनए पढ़ाया, इसी टाइप इसी से क्वेश्चन बनते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जेनेटिक्स, और इस जेनेटिक्स को हम बोलते हैं आनुवंशिकी। ठीक, चलिए चलते हैं जेनेटिक्स पे। तो जेनेटिक्स को बोलते हैं हम आनुवंशिकी, और हेरिडिटी को हम बोलते हैं आनुवंशिकता। तो आपके जेनेटिक्स और हेरिडिटी में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम। ठीक है ना, अब दोनों नाम क्यों अलग है? तो पहले जेनेटिक्स और हेरिडिटी दोनों का जो डिफिनीशन है वो एक ही है, और दोनों का डिफिनीशन ये है कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचना। ठीक है, यानी आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, कंबोज अच्छा, बोलिए, डाउट बोलिए एक बार, जल्दी डाउट लिखिए, क्या डाउट है? एक्चुअली मैसेज आता है तुरंत चला जाता है जब तक मैं रीड करता हूं, फिर से दोबारा भेजिए मैसेज, कौन सा डाउट है आपका? अब भेज ही नहीं रही है।
चलिए हम चलते हैं। जीनोम और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? देखिए, जीनोम हम बोलते हैं जितने भी जीन हैं या फिर जितने भी डीएनए, ठीक है ना। तो जीनोम में हमारे आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जबकि इन्हीं आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र, ठीक है ना। तो गुणसूत्र में कोई कैरेक्टर नहीं होता है। गुणसूत्र क्या करता है? आनुवंशिक लक्षणों को सिर्फ ले जाने का कार्य करता है, लेकिन जो गुण होते हैं वो आपके जीनोम में होते हैं, जीन में होते हैं, डीएनए में होते हैं। तो समझ गए डिफरेंस क्या है? आनुवंशिक लक्षणों का जो निर्धारण होता है वो जीन और डीएनए से होता है, गुणसूत्रों से नहीं। बस इन गुणसूत्रों पर ये जीन और या फिर डीएनए या फिर जीनोम स्थित होते हैं, और जीनोम टर्म इस्तेमाल किया जाता है संपूर्ण जीन को, यानी जितने भी आपके फंक्शनल जीन हैं उनको हम बोलते हैं जीनोम, ठीक है ना, कंबाइंड रूप से, ठीक है। हाँ, मेंस के जो आपके, देखिए, जो प्री का एग्जामिनेशन होता है ना, प्री का एग्जामिनेशन आपका जो बोला जाता है कि सिलेबस केवल जनरल साइंस है, क्लियर। लेकिन जो आईएएस के प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके जो मेंस के सिलेबस हैं, जैसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था, बायोटेक है, स्पेस है, डिफेंस है, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, ठीक है, आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो जो मेंस के टॉपिक होते हैं ना, उस मेंस के टॉपिक से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन कहां पूछा जाता है? प्री के एग्जाम में, ठीक है। तो आपका जो मेंस का है, जो प्री का सिलेबस है वो तो प्री के लिए ही है, लेकिन जो मेंस का सिलेबस है वो मेंस के लिए भी है और प्री के लिए भी है। 2011 के बाद से जो क्वेश्चन का प्रारूप पूछने का चेंजिंग हुआ है यूपीएससी में, तो अब ये क्या करती है कि जो आपके मेंस का सिलेबस है ना, उसी से उठा के क्वेश्चन आपके प्री में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ देती है। लेकिन वो जो क्वेश्चन आता है आपका बिल्कुल करंट बेस्ड होता है, लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं। जैसे माइट्रोकांडिया में एक तकनीकी है माइट्रोकांडियल डीएनए तकनीकी, तो माइट्रोकांडियल डीएनए तकनीकी तो मेंस का पार्ट है, ठीक है। इसको हम 3 पेरेंटल बेबी बोलते हैं। उसी से रिलेटेड इस बार प्री में क्वेश्चन था, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीकी था, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबी लगा दिया था। लेकिन माइट्रोकांडियल तकनीकी में क्या होता है कि जाइगोट में बदलाव किया जाता है, जीन ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर हम पहले बदलाव करते हैं तब हम उसको बोलते हैं स्पिंडल न्यूक्लियर ट्रांसफर, और बाद में अगर हम बोलते हैं तब हम उसको बोलते हैं प्रो न्यूक्लियर। तो जो मेंस के टॉपिक हैं आपका, आपके मेंस में तो आएगा ही रिटर्न लिखने को, लेकिन उसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आपको कहां आते हैं? प्री के एग्जाम में रहते हैं। तो आपको इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब आइए जेनेटिक्स की हम बात करते हैं। तो आनुवंशिकी और आनुवंशिकता, ठीक है ना, दोनों का डिफिनीशन आपका एक ही है, और दोनों की परिभाषा यह है कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचना कहलाता है आनुवंशिकता। तो अब जब दोनों की डिफिनीशन एक ही है तो हमको यहां लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? तो जो शुरू में हम लोग पढ़ते थे प्रारंभिक अवस्था में, तो प्रारंभिक अवस्था में हम लोग सिर्फ पढ़ते थे हेरिडिटी, आनुवंशिकता, ठीक है, यानी आनुवंशिक लक्षणों का माता पिता से बच्चों में पहुंचना कहलाता है आनुवंशिकता। तो अब जेनेटिक्स की क्यों बात आने लगी? तो जेनेटिक्स की बात लाने का पीछे रीजन ये था कि बच्चों में जो कैरेक्टर जाते हैं वो तो माता पिता से जाते हैं, नो डाउट, लेकिन बच्चों में कुछ अलग से भी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। जैसे माता पिता गोरे हैं तो बच्चा सांवला हो गया, ठीक है ना,
माता पिता लंबे हैं तो बच्चा कैसा हो गया? नाटे कद का हो गया। माता पिता के बाल बहुत अच्छे हैं, बच्चा कैसा हो गया? है ना? तो बच्चे में माता पिता से अलग लक्षण भी उत्पन्न होने लगे। तो अब क्या किया गया कि उसी हेरिडिटी के साथ, उसी आनुवंशिकता के साथ जो अलग से लक्षण प्रोड्यूस हो गए हैं उनको भी ऐड कर लिया गया। तब एक बायोलॉजी की नई ब्रांच बन गई जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। क्लियर? तो जेनेटिक्स में क्या हो गया कि आनुवंशिक कैरेक्टर, जो जेनेटिक लक्षण है, उसके साथ साथ जो अलग से लक्षण प्रोड्यूस हो जाते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। तब हम बोल देते हैं जेनेटिक्स। और आनुवंशिक लक्षणों के अध्ययन को हम बोलते हैं आनुवंशिकता। दोनों का डेफिनेशन क्या है? सेम, आनुवंशिकी का और आनुवंशिकता का। ठीक है ना? यानी कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचना आपका कहलाता है आनुवंशिकी या फिर आनुवंशिकता। ठीक है? अब आनुवंशिकता के बारे में जो सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे वो थे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकता के बारे में बताया। लेकिन जब ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म भी नहीं हुआ था ना, तो आपके देश के एक बहुत ही प्राचीन वैज्ञानिक थे डॉक्टर चरक। डॉक्टर चरक। और डॉक्टर चरक ने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पूरी किताब ही लिख दी थी कि किस परिस्थिति में कौन सा ऐसा कारण होता है कि लड़के पैदा होते हैं और कौन सा ऐसा रीजन होता है कि लड़कियां पैदा होती हैं। तो जिस व्यक्ति को सेक्स डिटर्मिनेशन की जानकारी थी तो जाहिर सी बात है उसको जेनेटिक्स की तो जानकारी रही होगी। लेकिन चूंकि सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक है? अब इसमें कंट्रोवर्सी जब क्रिएट हुई तो भारतीयों ने कहा कि चरक को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाना चाहिए। ठीक है? तो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। तो अब क्या हुआ कि हम लोग जब मेडिकल साइंस पढ़ते थे, ठीक है, तो हम लोगों को मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है ग्रैंडफादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है? फादर ऑफ जेनेटिक्स तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हो गए, तो भारत पीछे नहीं रहा। हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर चरक को जो पढ़ते हैं उनको बोलते हैं ग्रैंडफादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है? अब मैं भी जब पहली बार गया, फर्स्ट तीसरा क्लास जब मेडिकल कॉलेज में अटेंड किया, तो जो हमारे प्रोफेसर साहब आए वो जेनेटिक्स के बारे में बताना शुरू कर दिए। तो बोले कि ग्रैंडफादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मैं भी बड़ा चौंक गया कि अब तक तो अभी तक तो हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स पढ़े थे, ग्रैंडफादर ऑफ जेनेटिक्स कौन आ गए? तब उन्होंने डॉक्टर चरक को बताया तो दिल ही दिल बड़े खुश हुए कि चलो एक तो अच्छा भारतीय आया जो ग्रैंडफादर बना, अभी तो सब फादर ही बन रहे हैं, है ना? तो ये केवल इंडिया में ही पढ़ाया जाता है और कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। तो हम लोग दादा हैं, बाकी तो सब पिता ही हैं। ठीक है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। ठीक है? और जेनेटिक्स के बारे में, और जो जेनेटिक्स टर्म है, यानी जो टर्म जेनेटिक्स है, बात तो बाद में आया, टर्म जेनेटिक्स दिया था बेटसन साहब ने। ठीक? बेटसन साहब ने जेनेटिक्स टर्म दिया था और जेनेटिक्स के बारे में और भी अध्ययन किए थे आपके बेटसन साहब। इसलिए बेटसन साहब को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है? फादर ऑफ, हाँ वही चरक संहिता। ठीक है? आयुर्वेद की बहुत बड़ी किताब है। ठीक है? और बस फर्क इतना है कि संस्कृत में है।
पढ़ने वाले इसको कम है। एक बार जिसने चरक संहिता पढ़ ली, समझ जाइए कि उसका जीवन सुधर गया। लाइफ में कभी मौका मिलेगा तो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हो गए? ग्रेगर जॉन। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। अरे बिल्कुल भाई, मैं भी भूतपूर्व मेडिकल स्टूडेंट हूं, मैं भी डॉक्टर ही हूं, ठीक है ना। हाँ हिंदी एडिशन भी है, बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अच्छा टॉपिक पे आते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहलाते हैं आपके बेटसन साहब, ठीक। टर्म जेनेटिक्स किसने दिया? बेटसन साहब ने दिया। तो अब जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे 1866, ठीक है, सन आपको नहीं याद करना है, बस नाम जानते रहिए, कुछ चीजों को जानना जरूरी होता है ना, नॉलेज के लिए, बाकी कुछ नहीं। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो यूजफुल नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके लिए जानना जरूरी होता है ना? तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब क्या थे? बहुत गरीब परिवार से थे, और आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन साहब। एडिसन साहब की जैसे हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, थॉमस अल्वा एडिसन थे ना, बल्ब का आविष्कार किए थे, बहुत गरीब परिवार से वो थे, और उनको स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो बहुत मंद बुद्धि के थे, है ना। और स्कूल से एक लेटर दिया गया था कि ये अपनी माँ को ले जाके दे देना, और माँ ने उस लेटर को पढ़ा तो एडिसन साहब बोले क्या लिखा है इसमें? तो उनकी माँ ने बोला था अपने बच्चे से कि बेटा तुम इतना जीनियस हो कि स्कूल वाले बोले हैं कि तुम्हें हम नहीं पढ़ा सकते, तुम एक्स्ट्रा जीनियस हो, तो ऐसा है तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब देखिए माँ की पावर कितनी होती है। उस मंद बुद्धि बच्चे को किसने पढ़ाया? उनकी मदर ने, ठीक है। अब वो नहीं, आइंस्टीन नहीं, थॉमस अल्वा एडिसन की बात कर रहे हैं। तो आइंस्टीन की भी कहानी इसी तरीके से है। तो अब जब वो माँ का लेटर, माँ ने लेटर को पढ़ा स्कूल के जो दिया गया था कि आपका बेटा मंद बुद्धि का शिकार है, इसको किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता है, अतः इसको आप पढ़ाइए। माँ ने पढ़ाया, और उनकी हरकतों को तो आप देखे ही होंगे, एडिसन साहब को शायद पढ़ा होगा, है ना, छत से कूद जाते थे, अपने दोस्तों को कीड़े मकोड़े खिला देते थे। यही पागलपन आज एडिसन साहब को कहां पहुंचा दी? पूरी दुनिया को रोशनी किया उन्होंने, पूरी दुनिया को उजाले में लाया, ठीक है। कौन? एडिसन साहब। तो किसी भी चीज का जो पागलपन होता है ना, वो आपके सक्सेस का एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप तैयारी करते हो ना, तो पागलपंती की हद कर दो। और पागलपंती की हद किसमें करना है? पढ़ने में, किसी के पीछे नहीं, है ना, किसी के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि जिसके पीछे तुम भागोगे ना, वो सेलेक्ट हो जाएगा, तुम पीछे ही रह जाओगे। कई रीजन होते हैं। तो अब जैसे थॉमस अल्वा एडिसन का किस्सा था, वैसे ही बेचारे इनका भी प्रॉब्लम थी। ये भी बहुत गरीब परिवार से थे। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ऑस्ट्रिया शहर के निवासी थे, ठीक है। अब इनका जो कंडीशन था कि ये मैथ में तो बहुत बड़े स्ट्रांग थे, लेकिन ये साइंस में फेल हो जाते थे। इनको स्कूल से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। क्योंकि गरीब परिवार से थे, तो गरीब परिवार से होने की वजह से फिर रोजी रोटी की समस्या आ गई। तो ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में चले गए, और वहां के चर्च में गार्डन की रखवाली करने की इनको नौकरी मिल गई। और चूंकि इनका मैथ थोड़ा सा स्ट्रांग था, मैथ में ये कुशाग्र थे, तो अब ये क्या करने लगे? मटर के पौधे पे, ग्रैंडफादर ऑफ जेनेटिक्स डॉक्टर चरक हैं, वो केवल इंडिया में पढ़ाया जाता है, किताबों में नहीं मिलेगा आपको, मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। तो अब ये जो चर्च में नौकरी करने लगे, तो मटर के पौधे को जब इन्होंने देखा गार्डन पे,
मटर दो होता है, गार्डन पी, एक स्वीट पी। तो गार्डन पी जो मटर के पौधे को देखा, तो मटर के पौधे पे ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। अब मटर के पौधे पर जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अंदर 7 कैरेक्टर को लिया इन्होंने, और 7 कैरेक्टर को लेके जब ये एक्सपेरिमेंट किए तो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से इनको बड़ा अचंभा हुआ। तो जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को उस समय की तत्कालीन जो मैगजीन थी, उस मैगजीन में इन्होंने 1866 में छपने के लिए भेजा। और उस जो इनका रिसर्च था, उसका जो स्लोगन था, द प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून सोसाइटी फॉर नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, मैं लिख तो रहा हूं, ठीक है, द प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून सोसाइटी फॉर नेचुरल हिस्ट्री। जब ये लेख छपा तो लेख छपने के बाद एक तहलका मच गया। और तहलका क्या मचा कि उस समय के जो तत्कालीन जूलॉजिस्ट थे, ह्यूगो डी ब्रेस, कोरेंस, टेस्मार्क, इनका बड़ा नाम था, ठीक है ना, इनका बड़ा नाम था। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि जैसे ही मेंडल साहब के लेख को पढ़ा, तुरंत उसको रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मेंडल साहब ने जो बताया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ठीक है ना, लेकिन जैसे मेंडल साहब ने जब बताया द प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून सोसाइटी फॉर नेचुरल हिस्ट्री, ये इनके थीसिस का शीर्षक था। तो जब ये लेख छपा, तो लेख छपने के बाद क्या हुआ, उस समय 3 जो थे ग्रेट साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी ब्रेस, टेस्मार्क, ठीक, कोरेंस। तो इन लोगों ने जब इनके लेख को पढ़ा तो पहली बार में क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और क्यों पॉसिबल नहीं है? मेंडल साहब ने बताया कि ए के साथ करने पर, कुछ ऐसा करने पर बी बनता है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि ए में कुछ परिवर्तन करने से बी बनता है, लेकिन किस वजह से बनता है वो बताने में असमर्थ हो गए। तो वो कहने लगे कि एक ऐसा कारक होता है, फैक्टर होता है, जिसके कारण ए बी में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उस कारक को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और वो एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि तब तक जीन की खोज ही नहीं हो पाई थी। बाद में जब जीन की खोज हो गई तो पता चला कि मेंडल ने जो कारक शब्द इस्तेमाल किया था, मेंडल ने जो कहा था कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो जो मेंडल का कारक था ये कुछ और नहीं, ये जीन ही है, जीन की वजह से ऐसा होता है। तो फिर उन्हीं वैज्ञानिकों ने जिन्होंने मेंडल्स के नियम को रिजेक्ट किया था, तुरंत उस पर फिर थीसिस करना शुरू कर दिया, उस पर फिर रिसर्च करना शुरू किया और पाया कि मेंडल साहब ने जो कहा था वो बिल्कुल क्या था, सत्य था। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने फिर कॉन्सेप्ट लिया, तो उसको बोल दिया गया न्यू मेंडलिज्म थियरी। उसको कहा गया न्यू मेंडलिज्म थियरी। तो मेंडल साहब ने जो नियम बताए थे आनुवंशिकता से रिलेटेड, उसी को हम बोलते हैं मेंडल्स के नियम, ठीक है। तो मेंडल्स ने आनुवंशिकता से संबंधित 3 नियम दिए थे, ठीक है। पहला नियम था, ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या क्या नियम था। लॉ ऑफ मेंडलिज्म, मेंडलिज्म के नियम। कितने नियम थे? 3 है, लेकिन रियल में 2 ही नियम था, 3 नहीं था, 2 था, ठीक है। तो पहला जो नियम था उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट नियम था इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अगर हम हिंदी बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभाविकता का नियम।
प्रभाविता का नियम। और मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किस पौधे पे किया? अभी मैंने बताया मटर के पौधे पर, है ना। कौन सा मटर? गार्डन पी, याद रखे रहिएगा, स्वीट पी नहीं, गार्डन पी, है ना। मटर की दो वैरायटी होती है, एक स्वीट पी होता है, गार्डन पी होता है। तो गार्डन पी पे इन्होंने क्या किया था? रिसर्च किया था। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम क्या कहता है? हाँ, पाइजन सटाइवम, ठीक है। तो प्रभाविकता का नियम क्या कहता है कि जब एक जोड़ी विपरीत गुणों को आपस में संकरण कराया जाता है, ठीक है ना, जब एक जोड़ी विपरीत गुणों को आपस में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं जबकि अप्रभावी छुपे रहते हैं। ये प्रभावी का मतलब डोमिनेंट, जो दिखता है, और अप्रभावी का मतलब जो नहीं दिखता है लेकिन होता है, रहता है बट दिखता नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि इसके अंदर वो कुछ न कुछ है जो छुपा हुआ है ना। और हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ छुपी रहती है, वो शो नहीं करता है उस चीज को, है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? मेंडल्स का नियम कि जब एक जोड़ी विपरीत गुणों को आपस में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं जबकि अप्रभावी गुण क्या होते हैं? छुपे रहते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से देख लेते हैं। एक जोड़ी विपरीत गुण, एक हम ले लिए कैपिटल टी, ये हमारे लंबे पन के लिए मान लीजिए जिम्मेदार एक पौधा जो लंबा, ठीक है, उसको हम कैसे शो कर रहे हैं? कैपिटल टी। अब दूसरा पौधा है बौना, उसको हम कैसे शो कर रहे हैं? स्मॉल टी। फिर ये लंबेपन का गुण है और ये बौनेपन का गुण है, तो एक जोड़ी हो गया, ठीक है। ठीक है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को आपस में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं जबकि अप्रभावी छुपे रहते हैं। क्लियर? आइए, ये प्रभावी लक्षण, ये अप्रभावी लक्षण, लेकिन हमको भी नहीं पता है कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी, ठीक है। बस ये एक जोड़ी कैरेक्टर है, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। जब इनके बीच क्रॉस कराते हैं तो देखिए होता क्या। अब क्रॉस करना सब लोग सीख लीजिए, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप में आपको चुटकियों में पता चल जाएगा किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, बड़ा आसान होता है निकलना। इस कैपिटल टी को एक बार इसके साथ रख दीजिए, स्मॉल के साथ, तो ये हो गया। फिर दोबारा फिर उसी को दूसरे छोटे वाले टी के साथ रख दीजिए, फिर दूसरे वाले टी को लाइए एक बार इसके साथ, फिर इसको एक बार इसके साथ, हो गया। अब ये कौन सा पौधा आया? F1 फर्स्ट जनरेशन। डिफिनेशन क्या था? जब एक जोड़ी विपरीत गुणों वाले पौधे को आपस में क्रॉस कराया गया, संकरण कराया गया, तो पहली पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण उत्पन्न हुए और अप्रभावी गुण क्या हो गए? छुपे रह गए। तो अब जब पहली पीढ़ी में जो पौधा आया, देख रहे हो कैसा आया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी ये पौधे दिखने में तो कैसे थे? लंबे थे, लेकिन उतने भी लंबे नहीं थे जो
लंबेपन से जिसको इसको क्रॉस कराया। ठीक, तो पहली पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए उनको क्या कह दिया गया? संकर लंबे। क्या बोला गया? संकर लंबे, यानी हाइब्रिड। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। जब एक जोड़ी विपरीत गुणों वाले पौधों को आपस में क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण उत्पन्न हुए, जबकि अप्रभावी गुण क्या हो गया? छुपे रहे। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा प्रभावी गुण है, कौन सा अप्रभावी गुण? ठीक है, अब यहां पे जो पहली पीढ़ी में पौधा आया, ये जो रिजल्ट के तौर पे आया, ये दिखने में तो लंबे थे। ठीक है, एक भी बौना पौधा नहीं हमको मिला पहली पीढ़ी में, जबकि क्रॉस किससे कराया गया था? बौने पौधे से। ठीक है, तो अब यहीं पे मेंडल्स का फिर दूसरा नियम आता है, और मेंडल्स का जो दूसरा नियम था उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरे नियम से और स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा जो नियम है मेंडल्स का, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की हिंदी होती है पृथक्करण का नियम। ठीक, तो पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि पहली पीढ़ी, जब पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधों का आपस में संकरण कराया गया तो पहली पीढ़ी से क्या पौधे मिले? कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी पहली पीढ़ी में जो पौधे मिले थे वो कैसे थे? दिखने में लंबे थे, और हमको ये नहीं पता था कि इसमें बौनेपन का गुण छुपा है कि नहीं छुपा है। ठीक है, तो पहली पीढ़ी से, दूसरा मैं नियम बता रहा हूं, पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधे का जब हम आपस में संकरण कराए तो सब के सब गुण अलग अलग प्रकट होने लगे। ठीक है, यानी कि जब पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधे का आपस में संकरण कराया जाता है तो सारे गुण क्या होते हैं? अलग अलग उत्पन्न होने लगते हैं। देखते हैं कैसे। तो पहली पीढ़ी में हमको तो यही रिजल्ट मिला ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मिला। तो अगर हम इसका क्रॉस करा दें तो आप देखो ये कैपिटल टी बन गया, इसका फिर दूसरे के साथ तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ स्मॉल टी। ये हमारा कौन सा जनरेशन है? F2 जनरेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सेकंड नियम क्या कहता है कि पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधे का जब आपस में संकरण कराया गया तो सारे गुण अलग अलग प्रकट होने लगे। तो यहां पर तो देख रहे हो कैसे मिले हमको, ना पूरी तरीके से लंबे मिले हैं ना पूरी तरीके से बौने। लेकिन सेकंड पीढ़ी को अगर आप ध्यान से देखो तो एक पौधा पूरा लंबा मिला, एक पौधा शुद्ध बौना मिला जिनसे ये बने थे। उसके साथ साथ दो पौधे ऐसे मिले जो पहली पीढ़ी वाले थे, संकर लंबे। और ये कैसा हो गया? शुद्ध लंबा। और ये कैसा हो गया? शुद्ध बौना, है ना? तो सेकेंड जनरेशन से ये स्पष्ट हो गया कि जो फर्स्ट जनरेशन के प्लांट थे उसमें लंबेपन के साथ साथ बौनेपन के भी गुण क्या थे? छुपे हुए थे। स्पष्ट हुआ ना कि लंबेपन के साथ बौनेपन का भी गुण क्या था? छुपा हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन और अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो तीन पौधे सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे तीन पौधे आपको कैसे दिख रहे हैं? लंबे। और एक पौधा कैसा दिख रहा है? बौना। तीन लंबे दिख रहा है, एक कैसा दिख रहा है? बौना दिख रहा है। तो ये जो रेशियो कहलाता है ये होता है फिनोटाइप। ठीक है, बाहर से देखने में कैसे हैं? तीन लंबे हैं और एक कैसा है? बौना है।
लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो कैसे हैं? एक शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध बौना है और दो कैसे हैं? संकर है, पहले पीढ़ी जैसे। तो इनका जो जीनोटाइप अगर हम बात करें, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1। एक शुद्ध लंबा, दो संकर और एक शुद्ध बौना। तो मेंडल्स का जो दूसरा नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। क्लियर? और बस नहीं समझ में आए ज्यादा तो इस रेशियो को बस रटे रहना कि मेंडल्स के दूसरे नियम का रेशियो यही है। अब तक के इतिहास में बस इसी रेशियो से ही क्वेश्चन आया है और कहीं से नहीं आया, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज, है ना। अब चलते हैं मेंडल्स के तीसरे नियम पर। और जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया है वो मेंडल्स के नियम के अपवाद को लेकर आया है ना। तीसरा जो मेंडल्स का नियम है, तो तीसरे नियम को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है और जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। अब जो तीसरा नियम है मेंडल्स का, कोई एक विशेष नियम है नहीं। जैसे मैं आपको अगर ये कहूं कि सिंपल सी चीज, इसमें से कई लोगों को पता भी होगा, 3:1 दूसरे नियम का फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि F1 का मतलब फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी और F2 का मतलब दूसरी पीढ़ी। ठीक है, अगर हम ये कहें कि गति के कितने नियम होते हैं न्यूटन्स के गति के, कोई बता सकता है? 3 100% कंफर्म है। गति के कितने नियम होते हैं? 3। क्या 100% कंफर्म है आप? अच्छा, हाँ, सब बताएंगे 3 ही। अब मुझसे भी सुनिए, अगर मैं कहूं 2 तो हाँ 3 ही होता है ओरिजिनली। देखो होता क्या है कि पहला नियम क्या है कि जब कोई, ठीक है, जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, यानी कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ठीक, करेक्ट। ये तो पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? अगर आप उस पर फोर्स लगाते हो, ठीक है, F=m में, अगर उस पर आप फोर्स लगाते हो तो उसमें उत्पन्न त्वरण और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है ना? तो इसका मतलब कि जो दूसरा नियम है न्यूटन्स का, वो पहले नियम का ही तो मैथमेटिकल फॉर्म है। और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया। तो जनरली हम 3 पढ़ते हैं, ठीक है ना, आप लोग 3 ही जानिएगा, 2 मत जानिएगा। हाँ, एक्शन रिएक्शन थर्ड ला है तो आप 3 ही जानिएगा, लेकिन एक्चुअल में जो दूसरा नियम है वो पहले नियम का तो मैथमेटिकल रूप है। ठीक उसी तरीके से, क्योंकि हमको न्यूटन इस पे आना है, कि मेंडल्स का जो पहला नियम है
वो लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने क्या किया? एक जोड़ी विपरीत गुणों को लिया, ठीक है। बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या लिया था कि मेंडल ने दो जोड़ी ले लिया, यानी ये पहले और दूसरे नियम का ही सम्मिलित रूप है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिए कि दो जोड़ी, कितना लिए? दो जोड़ी विपरीत गुण। दो जोड़ी विपरीत गुणों का संकरण, ठीक है। एक लिए 4 आया, तो दो जोड़ी लेंगे तो कितने बनेंगे? 16, ठीक है ना। जैसे यहां पे आपने 4 बनाया था टीटी टीटी, वैसे यहां पे कितने बनेंगे? 16। और उसमें होगा कंफ्यूजन, है ना, और उससे क्वेश्चन आते हैं नहीं, तो इसलिए हमको उस पर गौर ही नहीं करना, ठीक है। बस इतना जानना है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है कि इसमें मेंडल साहब ने दो जोड़ी विपरीत गुणों को आपस में क्रॉस कराया, और जब दो जोड़ी विपरीत गुणों को आपस में क्रॉस कराया तो उनका जो फिनोटाइप रेशियो आया वो था 9-3-3-1। 9-3-3-1। फिर उसके बाद जब जीनोटाइप इसका रेशियो देखा गया तब आया 1-2-2-4, 1-2-1-2-1। 16 ही है ना, ठीक। 1-2-2-4, 1-2-1-2-1, ठीक है। जब दो जोड़ी विपरीत गुणों को क्रॉस करा, दो जोड़ी विपरीत गुणों का मतलब, जैसे मान लीजिए कि मटर का पौधा है जिसके बीज का रंग लाल और झुर्रीदार, फिर दूसरा अगर कैरेक्टर ले लिए तो क्या बोलता है, कलर अगर ले लिए कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल आर, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। बस आप जानिए दो जोड़ी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर चार्ट बनने में और ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे एक जोड़ी पे 4 बना तो दो जोड़ी पे 16, मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा और कोई काम का मतलब नहीं। तो सिर्फ आप बस इतना समझिए कि जब दो जोड़ी विपरीत गुणों को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो हमारा फिनोटाइप रेशियो कितना आता है? 9-3-3-1, और जीनोटाइप रेशियो आता है 1-2-2-4, 1-2-1-2-1, ठीक है। तो इतने तो आपके थे, किसके? मेंडल साहब के नियम थे। और ये मेंडल साहब के जो नियम हैं वो हर जगह क्या है? अप्लाई, ये हर जगह वर्क करते हैं। हाँ, इसको डायरेक्ट रटना है बस। मेंडल्स के जो रेशियो है ना, सेकंड नियम और थर्ड नियम को बस आप इसको रट लीजिएगा, है ना। उसमें 3 संबंधे 1 और 1 संबंधे 2 संबंधे 1, और थर्ड नियम में 9-3-3-1, 1-2-2-4, 1-2-1-2-1। आसान है, बड़ा आसान है रखना। फिनोटाइप्स का मतलब होता है जो बाहर से दिखता है। आप अपने दोस्तों को नहीं बोलते हैं क्या फिजिक है, फिजिक का मतलब फिनोटाइप, जो बाहरी चीज तौर पे दिखता है, और जीनोटाइप जो अंदरूनी गुणों को शो करता है, ठीक है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो अब देखिए, जैसे फिनोटाइप रेशियो में सेकंड जनरेशन में क्या था? 3 लंबे दिख रहे थे और एक कैसा दिख रहा था? बौना दिख रहा था। लेकिन रियल में क्या था? एक शुद्ध लंबा, 2 हाइब्रिड और एक कैसा था? शुद्ध बौना। ठीक है, चलिए, तो ये मेंडल्स के 3 नियम हो गए। हाँ ठीक है, अभी बता दे रहे हैं। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो चार्ट था, एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा, ठीक है। जब इसको क्रॉस कराया गया, ठीक है,
नहीं, फर्स्ट नियम में तो सारे पौधे एक ही तरीके से दिखे ना, ठीक है ना, लंबेपन के साथ बौने सबके सब एक ही तरीके से दिखे थे। तो इसको इसके साथ रखना है तो यूं करेंगे, फिर दोबारा इसको इसके साथ रखना है तो यूं करेंगे, फिर इसको एक बार इसके साथ यूं, फिर एक बार इसको साथ यूं। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। एक आप टेबल बना दीजिए, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूं, और इसमें ज्यादा दिमाग लगाइए मत, ये बनाने को एग्जाम में आपको आता नहीं है, बस समझना। ऐसे चार खाना बना दीजिए, एक यहाँ पे टी टी लिख दीजिए और दूसरा यहाँ पे टी टी लिख दीजिए, बस। इसको इसके साथ ज्वाइंट कर दीजिए, फिर इसको इसके साथ ज्वाइंट कर दीजिए, फिर अगेन इसको इसके साथ ज्वाइंट कर दीजिए, फिर अगेन इसको इसके साथ ज्वाइंट कर दीजिए, ऐसे भी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं मेंडल्स के नियम के अपवाद, यानी मेंडल्स के नियम के अपवाद क्या क्या है। तो मेंडल्स के नियम का एक ही अपवाद है और वो है पहला नियम। और पहला नियम मेंडल्स का क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, एक पौधा होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिराबिलिस जलापा, या इसको हम बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। तो ये जो पौधा होता है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रदर्शित नहीं करता, यानी ये कैसा करता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस करता है। यानी कि मेंडल्स का कौन सा नियम अपवाद है? पहला। और फिर तब आया इन कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविकता। पहले कहा था प्रभाविकता, लेकिन ये कैसा है? अपूर्ण प्रभाविकता। और ये किसमें होता है? कौन से पौधे में प्रदर्शित होता है? तो उस पौधे का नाम है मिराबिलिस जलापा। क्या नाम है? मिराबिलिस जलापा। इसको मार्बल ऑफ पेरू भी बोलते हैं, ठीक है। कॉमनली इनको कहा जाता है 4 o'clock प्लांट। 4 बजे के आसपास इसमें फ्लावरिंग होती है, इसलिए इस पौधे को हम बोलते हैं 4 o'clock प्लांट, ठीक है। ये क्या करता है? मेंडल्स के पहले नियम का अपवाद प्रदर्शित करता है। इस पौधे में क्या हुआ? देखिए, जब एक लाल पौधे, ये मिराबिलिस जलापा का व्हाइट पौधे के साथ जब क्रॉस कराया गया, तो आप बताइए पहली पीढ़ी में जो पौधा आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? लाल फूल वाले या तो सफेद फूल वाले, यही तो आएगा मेंडल्स के नियम अनुसार। लेकिन पहली पीढ़ी में जो पौधा आया वो नियम के विपरीत कैसा आ गया? न रेड आया, न व्हाइट आया, और ये कैसा आ गया? पिंक कलर आ गया, ठीक है। अब मेंडल्स का दूसरा नियम, ठीक है। मेंडल्स के नियम के जो अपवाद हैं, मेंडल्स का पहला नियम, एक पौधा है जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा, या इसको 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, इसको मार्बल ऑफ पेरू भी कहा जाता है। अब ये जो पौधा होता है मेंडल्स के पहले नियम को प्रदर्शित नहीं करता, यानी मेंडल्स का जो पहला नियम है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको ये शो नहीं करता, इसलिए यह मेंडल्स के नियम का अपवाद है। इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविकता बोलते हैं इसको। तो इसके तहत क्या है कि जब इस पौधे के लाल फूल वाले पौधे को व्हाइट फूल वाले पौधे के साथ कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो पहली पीढ़ी में कैसा आया? पिंक कलर का पौधा।
जो कि आना चाहिए था या तो रेड या तो व्हाइट, प्रभावी लक्षण आना चाहिए ना, लेकिन एक अलग लक्षण आ गया, कौन सा? पिंक। लेकिन मेंडल्स का फिर दूसरा नियम, जब पिंक को आपस में पिंक से क्रॉस कराया गया तो एक पौधा कैसा आया? रेड। दो पौधे कैसे आए? पिंक। और एक पौधा कैसा आया? व्हाइट। और ये कौन सा जनरेशन था? F2, सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में आप देखिए, एक संबंधे दो संबंधे एक, जीनोटिपिक रेशियो सही निकला। तो टोटली कहां पे डिफरेंस हुआ? यहां फर्स्ट जनरेशन। तो कौन सा डिफरेंस हुआ? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसलिए हम इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविकता का नियम। ठीक है, तो इतनी चीजें थी आपके जेनेटिक्स में। अब जेनेटिक्स के बाद मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे और मंडे को हम चर्चा करेंगे इसी जेनेटिक्स के साथ साथ आपके जुड़वा। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि जब दोबारा पिंक से पिंक पौधे को क्रॉस कराया गया तो दूसरी पीढ़ी में एक रेड पौधा मिला, दो पिंक मिला और एक व्हाइट मिला, जो कि जीनोटॉपिक रेशियो को बिल्कुल सही करता है। मेंडल्स की कोई मैगजीन नहीं थी उस समय के तत्कालीन मैगजीन में उनका लेख छपा था, द क्या बोलता है, ब्रून सोसाइटी फॉर नेचुरल हिस्ट्री, द प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून सोसाइटी फॉर नेचुरल हिस्ट्री के नाम से। ठीक है ना, तो ये मेंडल्स के नियम के आपके अपवाद हैं। मंडे की क्लास को हम लोग रेगुलर करते हुए किसका थोड़ा सा रिलेट करेंगे? ट्विंस का रिलेट करेंगे, और ट्विंस के बाद हम कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर की चर्चा करेंगे, आनुवंशिक रोगों की चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि ये आनुवंशिक रोग माता पिता से बच्चों में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कौन से रोग पिता से लड़कों में जाते हैं, कौन से रोग लड़कियों में जाते हैं। यानी कि एक तरीके से टोटल हम लोग जो इस पे चर्चा करेंगे वो था जेनेटिकली डिसऑर्डर की चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा, भेज दूंगा, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए। ग्रैंडफादर ऑफ जेनेटिक्स डॉक्टर चरक। रितु जी, कौन से थर्ड लाइन में कंफ्यूजन हो रहा है? किसका वर्क? नेहा जी, किसका वर्क? हाँ, ह्यूमन बॉडी पे भी काम करती है। कल पीडीएफ आ जाएगा आप लोगों को। पिंक को पिंक के साथ क्रॉस कराया गया। ठीक है, तो एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट। हाँ, फिनोटाइप और जीनोटाइप की हिंदी नहीं है। क्रोमोसोम का वर्क गुणसूत्र जो होते हैं आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। नहीं, मेंडल्स लॉ एनिमल सेल के लिए भी होता है, हम लोगों के लिए भी।
थर्ड लॉ का चार्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है कि डीएनए की बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बनाई जाती है। अगर कहीं सैंपल हमको कम मिला जिससे हम डीएनए टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बना ली जाती है डीएनए की। तो डीएनए का एक तरीके से क्लोन भी कह सकते हैं। तो मल्टीपल कॉपी बनाने की जो तकनीकी है उसी को हम बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेहा जोशी जी, क्रोमोसोम के बारे में तो मैंने डिटेल भी बताया था। गुणसूत्र जो होते हैं वो केंद्रक में होते हैं और ये हमारे आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं और इन्हीं गुणसूत्रों पर हमारा डीएनए लगा होता है। हाँ, मेंडल्स लॉ ह्यूमन के लिए भी अप्लाई है। नेहा जी, आप देखिए ना, माता पिता गोरे होते हैं, बच्चे सांवले हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस कैरेक्टर आया कि नहीं। फिर उन बच्चों को दूसरे जो बच्चे होते हैं उसमें गोरे भी होते हैं, सांवले भी होते हैं। तो मेंडल्स लॉ ह्यूमन पे भी अप्लाई है। इंजेक्टेड विथ डेड कोरोना, हाँ, इट्स मे बी पॉसिबल, क्योंकि आपकी बॉडी में गया तो आपकी बॉडी में तो एंटीजन ही गया ना। तो एंटीजन गया तो उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडी डेवलप करेगा, किसी भी एंटीजन के खिलाफ हमारा एंटीबॉडी डेवलप करेगा। जीन जो होता है डीएनए का छोटा पार्ट होता है जो कम से कम एक गुणों को व्यक्त करता है, ठीक है। जो जीन होता है वो डीएनए का एक छोटा भाग होता है जो कम से कम एक गुणों को व्यक्त करता है। और एक जीन में कम से कम 3 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 नाइट्रोजन क्षार होने चाहिए, ठीक है। और जीन को हम आनुवंशिकता की इकाई भी बोलते हैं। तो जो जीन है वो कुछ नहीं है, डीएनए का ही एक छोटा भाग होता है। तो डीएनए का कार्यात्मक खंड जो होता है वो जीन कहलाता है। जो बाहरी लक्षण दिखता है उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं और जो जीन पे जो लक्षण होते हैं उनको हम जीनोटाइप बोलते हैं। हाँ प्रिया जी, आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरएनए का पूरा नाम है राइबोसोमल आरएनए। गौरव जी, सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल, आपके शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, आपको बता रहा हूं, आपके शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं सब के सब क्या हैं, कायिक कोशिकाएं, सोमैटिक सेल है, सिर्फ शुक्राणुओं को छोड़कर। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जैसे पुरुष में शुक्राणु और महिला में अंडाणु, ये जर्मिनल होती हैं। इसके अलावा जितनी भी सेल्स हैं पुरुषों में महिलाओं में, वो सोमैटिक है। डीएनए में 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षार होते हैं, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। डीएनए में 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि डीएनए की सिर्फ एक घुमाव में 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, और जो 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षार हमने बोला था वो पूरे डीएनए के लिए बोला था, ठीक है ना। बताया भी था वहां पे कि अगर हम टोटल नाइट्रोजन क्षार की बात करें तो पूरे जितनी भी लंबाई आपकी डीएनए की है उस पूरी लंबाई के डीएनए में 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षार होते हैं लगभग, और उसके सिर्फ एक घुमाव में 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। क्लियर। अब इस पूरे डीएनए की लेंथ की अगर हम बात करें तो इस पूरे डीएनए की लेंथ में 10 से 15 ऐसे नाइट्रोजन क्षार होते हैं ना जो अपने आप को बार बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। अपने आप पूरे डीएनए लेंथ में वो अपने आप को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं वीएनटीआईएस। जेनेटिक्स और हेरिडिटी दोनों लगभग एक ही चीज है।
हेरिडिटी में हम आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स में भी करते हैं, लेकिन जेनेटिक्स में हेरिडिटी के साथ साथ जो अलग लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो विभिन्नताएं होती हैं, उसका भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक। आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर तकनीकी है जो कोरोना वायरस की उपस्थिति की पुष्टि करती है। अब चूंकि कोरोना वायरस में जो होता है वो आरएनए होता है, उनका आनुवंशिक पदार्थ, तो इस आरएनए को पहले डीएनए में बदला जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और फिर उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपी तैयार की जाती है, जिसको हम बोलते हैं पीसीआर। थर्ड लॉ में बस इतना समझ लीजिए कि इसमें दो जोड़ी विपरीत गुणों को आपस में क्रॉस कराते हैं, तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो वो आता है और जीनोटिपिक रेशियो वो, है ना। इसमें ज्यादा माथापच्ची आप मत करिए। आईजीआईबी नई दिल्ली में है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, ठीक है, 6 इंच लंबा होता है लगभग। सेकेंड लॉ में कितने फिनोटाइप हैं? 2 संबंधी, 3 संबंधी 1, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ब्लड ग्रुप जैसा ही है। दीपक जी मैं दिल्ली में। ग्रैंडफादर डॉक्टर चरक। हाँ, जिनके अंदर जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनके अंदर भी
एंटीजन की उपस्थिति न होने के कारण भी कुछ ऐसे लक्षण मिल रहे हैं, बड़ा विवादित है। जो सिम्टोमेटिक हैं उनका भी 1 मिनट थोड़ा पढ़ने दीजिए। द प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून सोसाइटी फॉर नेचुरल हिस्ट्री। मैसेज से डिस्प्ले नहीं हो रहा है इसमें। इसमें भी एंटीबॉडी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। एंटीबॉडी तभी बनेगी ना जब एंटीजन होगा, जब एंटीजन नहीं है तो फिर एंटीबॉडी बनने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, एचआईवी का भी आरटीपीसीआर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी एचआईवी के वायरस टेस्टिंग के लिए हम एंजाइम लिंक सार्बेंट ऐसे टेस्ट, एलाइजा टेस्ट करते हैं, वो आसान होता है क्योंकि दूसरा वायरस होता है ना, रेट्रो वायरस है वो, ये वायरस पे डिपेंड है। ऋतु जी, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो जो कई कोशिकाओं में तो 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जो जनन कोशिका होती है, जो स्पर्म सेल होते हैं पुरुषों में, और महिलाओं में जो एग सेल होती हैं, उनमें सिर्फ 23 ही होते हैं। उस 46 का 23 होता है, तभी तो 23 पुरुष और 23 महिला से मिलते हैं तो फिर 46 हो जाता है। हाँ, जेनेटिक्स में बस मेंडल्स का लॉ इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट है जेनेटिकल डिजीज, ठीक है, सेक्स लिंक कैरेक्टर, जेनेटिकल डिसऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। और डिजीज से क्वेश्चन आते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर से। तो मंडे को मिलेंगे, तो मंडे को हम डिजीज के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मंडे को हम लोग फिर अपने टाइम पे मिलते हैं। ओके, थैंक यू। बॉडी के डबल पार्ट कल वो बढ़ाऊंगा ना, जब ट्विंस पढ़ाऊंगा तो आपको आ जाएगा समझ में।
ओके ओके, सबको एक साथ थैंक यू।